everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C Programming. आज का हमारा गोल है Write a C program to print an integer entered by the user. इस C प्रोग्राम से आप समझ पाएंगे कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही मैं आपको printf और scanf फंक्शन के बारे में समझाऊंगी। printf फंक्शन को हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में एक्सप्लोर किया था। आज हम इसमें थोड़ा और डीप डाइव करेंगे कि एक वेरिएबल का वैल्यू स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर यूज़र से कुछ इनपुट करवाना है तो हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या सिंटेक्स होता है, ये सब हम इस लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जो सी प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका आउटपुट ये होगा। इसमें सबसे पहले ऊपर एंटर एन इंटीजर लिखा हुआ है। ये हमसे कह रहा है एक इंटीजर इनपुट कर दो। लेट्स से मैंने अपने कीबोर्ड पर टाइप किया 75। मैंने 75 इनपुट दिया, फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट ये हमें बता रहा है कि अभी हमने कौन सा इंटीजर इनपुट किया। हमने 75 इनपुट किया, इसलिए इस प्रोग्राम ने प्रिंट किया यू एंटर्ड 75। यही प्रोग्राम हमें अभी बनाना है। इसमें यूज़र कोई इंटीजर इनपुट करेगा, फिर ये सी प्रोग्राम उस इंटीजर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ये प्रोग्राम यूज़र द्वारा इनपुट किए गए इंटीजर को कंसोल पर प्रिंट करेगा, जैसे यू एंटर्ड 75। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो फटाफट से हम इस VS कोड वर्कस्पेस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इस वर्कस्पेस का नाम है सी प्रोग्रामिंग। वर्कस्पेस को कैसे सेव करते हैं, इसमें फ़ोल्डर कैसे ऐड करते हैं, यह सब मैंने हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड फॉर C एंड C++ प्रोग्रामिंग वाली वीडियो में समझाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब हम C फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम लेट्स से मैं देती हूँ प्रिंट इंट, कैपिटल PRINT, प्रिंट INT इंट। उसके बाद .c। अब जो भी C प्रोग्राम्स हम इस कोर्स में बनाएंगे हम उसकी नंबरिंग करते जाएंगे ताकि इन प्रोग्राम्स को हैंडल करना इजी हो, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी, राइट। तो मैं यहाँ प्रिंट इंट के आगे लिख दूंगी P2 यानी प्रोग्राम 2। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था और सेकंड प्रोग्राम है हमारा प्रिंट एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूज़र। ठीक है, तो अब एंटर प्रेस कर देंगे। ये फाइल यहाँ वर्कस्पेस में ओपन हो गया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे हैज़ इंक्लूड स्पेस ओपन एंगल ब्रैकेट्स stdio.h क्लोज एंगल ब्रैकेट्स, फिर डबल एंटर इंट मेन पैरेंथेसिस स्पेस कर्ली ब्रेसेस, एंटर, फिर से एंटर, रिटर्न 0। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इतना तो हम हर सी प्रोग्राम में लिखेंगे ही। अब हम फिर से अपने सैम्पल आउटपुट पर जाते हैं। यहाँ क्या चाहिए हमें, सबसे पहले एंटर इन इंटीजर लिखा हुआ आना चाहिए। तो अभी इतना तो आप स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हो। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में जैसे हमने स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट प्रिंट करवाया था, ऐसे ही यहाँ पर हमें स्क्रीन पर एंटर इन इंटीजर टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर हमें क्या टेक्स्ट प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, एंटर इन इंटीजर, और उसके बाद कोलन। उसके बाद स्टेटमेंट के एंड में सेमी कोलन लगाएंगे। तो यह स्टेटमेंट यहीं पर टर्मिनेट हो गया। पहले इतना रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हम यहाँ रन कोड पर क्लिक करेंगे। रन कोड। स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हो गया है, लगता है मैंने printf को गलत लिखा है। हाँ, यहाँ पर जो प्रिंट है इसके आगे मैं F लगाना भूल गई। यहाँ प्रिंट के बाद F नहीं लिखा। अब ठीक है, अब फिर से रन करते हैं इसको, रन कोड, और इस बार आप देख सकते हो आउटपुट क्या आया है, एंटर इन इंटीजर। तो अब हम एक इंटीजर टाइप करेंगे, पर यहाँ टाइप का कुछ नहीं आया अभी, है ना। जैसे मैं टाइप कर रही हूँ तो ये, और प्रोग्राम यहीं पर एंड हो गया। यहाँ लास्ट में यह लाइन आ गई, इसका मतलब प्रोग्राम एंड हो गया। कर्सर यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ एंटर इन इंटीजर के बाद यहाँ कुछ इनपुट करना चाहूँगी जैसे 75, तो वो नहीं होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि कर्सर यहाँ है। अभी इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही था कि पहले एंटर इन इंटीजर प्रिंट किया हुआ आ जाए, उसके बाद रिटर्न 0 रन हो गया और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आ गया। ठीक है, तो अब हमें इनपुट करना है
वर्कस्पेस को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज करके। तो अब हम चाहते हैं कि एंटर एन इंटीजर प्रिंट होने के बाद हम इनपुट दे पाएँ। जैसे यहाँ पर एंटर एन इंटीजर प्रिंट होने के बाद यहाँ पर हमने इनपुट दिया है। तो इसके लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, पर इससे भी पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसको कंप्यूटर मेमोरी में हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी देखना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ बटन प्रेस करो, उसके बाद यहाँ सर्च बार में टास्क मैनेजर सर्च करो। आप TA लिखोगे तभी यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा टास्क मैनेजर। इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ परफॉर्मेंस टैब के अंदर मिल जाएगा मेमोरी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे रेक्टेंगल की फॉर्म में। एक्चुअल नहीं है ये, जस्ट डायग्राम की फॉर्म में इसको समझाया गया है। ठीक है, तो जो वेरिएबल हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो इन्हीं बॉक्सेस में किसी एक बॉक्स का नाम होगा। यूज़र जो भी इंटीजर इनपुट करेगा अपने कीबोर्ड से वो यहीं किसी एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, और ताकि हम उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर्ड हुआ है यूज़र द्वारा इनपुट किया गया उसको एक्सेस कर पाएँ, उस पर आगे कुछ ऑपरेशन करना है या उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, इसीलिए हम उस मेमोरी लोकेशन का एक नाम देते हैं और उसे वेरिएबल नेम या फिर सिंपली वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, मतलब यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा वह किस टाइप का है। क्या वह इंट है, क्या वह एक इंटीजर है, या क्या वह एक रियल नंबर है मतलब फ्लोट है, या फिर वो एक कैरेक्टर है मतलब कैर है। ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हमें यूज़र से एक इंटीजर एंटर करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंट INT फिर स्पेस और फिर क्या नाम देना है वेरिएबल का। हम कोई नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो लेट्स से हम इसका नाम दे देते हैं नंबर। सारे स्मॉल में लिख रही हूँ मैं। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे, इससे यह स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। तो यह हमने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंट टाइप का है। अब स्कैनएफ फंक्शन में इनपुट कैसे लेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद हम लिखेंगे %d। ध्यान रहे स्मॉल d है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास से बाहर आना है और कोमा प्रेस करना है, फिर स्पेस। आपको अपने कीबोर्ड पर एंड का सिंबल दिख रहा होगा 7 नंबर के ऊपर, इसे हम एम्परसेंड बोलते हैं, यह हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो किस वेरिएबल में स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ एम्परसेंड के बाद लिखेंगे। तो ये हो गया एम्परसेंड नंबर। फिर पैरेंथेसिस से बाहर आएंगे और सेमीकोलन, और यह स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले प्रिंट हुआ आया है एंटर एन इंटीजर। उसके बाद हमसे यह इनपुट मांग रहा है। इससे पहले जब हमने रन किया था, जब हमने स्कैनएफ फंक्शन नहीं लिखा था, तब एंटर एन इंटीजर यहाँ पर प्रिंट हुआ आया था और इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो गया था। पर अभी यह प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ है, यह हमसे यहाँ पर इनपुट टाइप करने को बोल रहा है। लेट्स से मैं इनपुट करती हूँ 45 और फिर मैं एंटर प्रेस करती हूँ। अब यह प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। जब आपको यह लोकेशन वाली लाइन मतलब C:users इस तरह से ये लाइन दिखे तो इसका मतलब प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो इस बार हमने इनपुट दिया है 45 और यह 45 सक्सेसफुली यहाँ नंबर वेरिएबल में स्टोर हो गया है, क्योंकि यहाँ स्कैनएफ फंक्शन में हमने लिखा है एम्परसेंड नंबर। सी में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, लगभग 45 ऑपरेटर्स है सी में। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर क्या करता है? एडिशन करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। ऐसे ही माइनस ऑपरेटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? वह सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऐसे ही एम्परसेंड भी एक ऑपरेटर है, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे जो ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लस। फिर एडिशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। जो ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस, या फिर हम उसको सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इस एम्परसेंड का नाम क्या है? एड्रेस ऑफ।
इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी इस एम्परसेंड सिंबल के आगे चिपकाकर जो भी वेरिएबल लिखा होता है यह उसका एड्रेस बताता है। जैसे 2 और 3 के बीच में प्लस ऑपरेटर लिखा है, हमें आंसर क्या मिला 5। ऐसे ही किसी वेरिएबल के आगे एम्परसेंड लिखा होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस। एड्रेस मतलब जैसे मेरे घर का एड्रेस होता है, मेरे स्कूल का एड्रेस होता है, मेरी नानी के घर का भी एड्रेस है, तो क्या एक वेरिएबल का भी एड्रेस होता है? जी हाँ, वेरिएबल का भी एक एड्रेस होता है। यहाँ मेमोरी में ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये जितने भी मेमोरी लोकेशंस हैं, इन सभी का अपना एक यूनिक एड्रेस है। तो अब आपको याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी में हर एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है, एक यूनिक नाम होता है, साथ ही हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस भी होता है। जैसे आपके घर पर अगर कोई पार्सल देने आता है तो उसके पास आपका नाम भी होता है और आपके घर का एड्रेस भी होता है। उसी तरह से वेरिएबल का नाम भी होता है और एड्रेस भी होता है। तो होगा क्या, जब भी कोई यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर यहाँ कंप्यूटर मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा? जिस मेमोरी लोकेशन का नाम नंबर है, क्योंकि यहाँ हमने स्कैनएफ फंक्शन में लिखा है एम्परसेंड नंबर। एम्परसेंड नंबर यानी मैं सिंपल भाषा में लिखूँ तो नंबर का पता, यानी नंबर वेरिएबल का एड्रेस। तो स्कैनएफ फंक्शन को हम क्या दे रहे हैं? स्कैनएफ फंक्शन को हम नंबर वेरिएबल का पता दे रहे हैं, यानी नंबर वेरिएबल का एड्रेस। हम स्कैनएफ फंक्शन को बोल रहे हैं ये लो नंबर वेरिएबल का एड्रेस, और यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा कीबोर्ड से उसको इस एड्रेस पर स्टोर करके आओ। यूज़र द्वारा इनपुट किए गए नंबर को इस एड्रेस पर रख के आओ। जैसे जो बंदा आपको पार्सल देने आता है उसको आपके घर का एड्रेस लिख के बताया जाता है, तब वो इस एड्रेस पर आता है और आपको पार्सल देता है। ऐसे ही स्कैनएफ फंक्शन को भी नंबर वेरिएबल का एड्रेस दिया है। स्कैनएफ फंक्शन कंप्यूटर मेमोरी में इस एड्रेस को ढूंढेगा और फिर उस एड्रेस पर यूज़र द्वारा इनपुट किया गया नंबर को स्टोर कर देगा। ओके, तो एम्परसेंड नंबर का मतलब तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब %d यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नंबर वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर यह नंबर वेरिएबल एक फ्लोट वेरिएबल होता तो यहाँ इंट की जगह फ्लोट लिखते और यहाँ स्कैनएफ फंक्शन में इन्वर्टेड कोमास के अंदर %d की जगह %f लिखते। ऐसे ही अगर नंबर एक कैर वेरिएबल होता, अगर नंबर एक कैरेक्टर वेरिएबल होता तो यहाँ फ्लोट की जगह कैर लिखा होता और यहाँ %f की जगह %c लिखते। तो %d, %f, %c ये सब क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। अगर नंबर एक फ्लोट वेरिएबल है तो यहाँ %f फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। अगर नंबर एक इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। सिमिलरली अगर नंबर एक कैर वेरिएबल है तो यहाँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर %c फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कोमा के बाद लिखे गए वेरिएबल्स का फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। यह बताते हैं कि वे वेरिएबल्स किस टाइप के हैं। आउटपुट में सबसे पहले एंटर इन इंटीजर टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए, जो कि हमने इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट की हेल्प से कर लिया। उसके बाद इस टेक्स्ट के आगे हमें यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना है, वो हमने स्कैनएफ फंक्शन से अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में हमें सबसे पहले यू एंटर टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। उसके बाद यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट किया है उसको प्रिंट करवाना है। तो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ फिर इन्वर्टेड कोमास। तो सबसे पहले तो यू एंटर्ड टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, यू एंटर्ड, उसके बाद स्पेस। अब यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको प्रिंट करवाना है। यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर होगा? वो इस स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से नंबर वेरिएबल में स्टोर होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर नंबर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है। ऐसा करने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि नंबर किस टाइप का वेरिएबल है। यह इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पर फिर से हम %d लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास से बाहर आएंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद किस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है उसका नाम लिखेंगे। हमें नंबर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर।
फिर एंड में सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। ध्यान रहे, पहले मैंने आपको कहा था कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखा है वो सब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। पर इस केस में स्क्रीन पर पहले तो यू एंटर डिस्प्ले होगा, पर उसके बाद %d डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पर %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इंटीजर प्रिंट हो सकता है, क्योंकि यूजर कोई भी इंटीजर इनपुट कर सकता है। 2, 3, -2 यूजर कौन सा इंटीजर इनपुट करेगा वो हमें नहीं पता। जैसे मान लो मुझे कंफर्म पता होता कि स्क्रीन पर मुझे 50 वैल्यू इनपुट करवाना है, तो मैं यहाँ पर %d की जगह 50 लिख देती और ये कोमा और नंबर हटा देती, है ना। तो जब हमें कंफर्म पता हो कि हमें स्क्रीन पर क्या प्रिंट करवाना है, कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है, तब हम उसको डायरेक्टली ऐसे लिखकर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। कोई वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में फिर %d वगैरह लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर अभी तो हमें नहीं पता कि यूज़र कौन सा नंबर इनपुट करेगा, इसलिए यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और फिर प्रिंटफ की हेल्प से उस वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन पर। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ रन बटन पर क्लिक करेंगे, फिर रन कोड, और यहाँ लिखा हुआ आ गया एंटर एन इंटीजर। लेट्स से मैं एंटर करती हूँ 45, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ सबसे पहले यू एंटर टेक्स्ट प्रिंट हो गया, उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू यानी 45 प्रिंट हो गया। तो यहाँ से आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में एक बात समझ में आई कि प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि किसी वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन में आप कुछ सिमिलर चीज़ें नोटिस कर पा रहे होंगे। स्कैनफ फंक्शन में भी डबल इन्वर्टेड कोमास है, प्रिंटफ फंक्शन में भी डबल इन्वर्टेड कोमास है। फिर स्कैनफ में एक कोमा लगा हुआ है, प्रिंटफ में भी डबल इन्वर्टेड कोमास के बाद एक कोमा लगा हुआ है। उसके बाद स्कैनफ में वेरिएबल का नाम आता है, ऐसे ही प्रिंटफ में भी कोमा के बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। दोनों में एक डिफरेंस आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल से पहले एम्परसेंड का सिंबल लगाना है, जिसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, पर प्रिंटफ फंक्शन में वेरिएबल से पहले कोई एम्परसेंड का सिंबल नहीं लगाना है। ये भी एक काफ़ी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट एरर क्वेश्चन है, जिसे आपको एग्जाम में एक प्रोग्राम लिख के दे देंगे। उस प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन में सब ठीक लिखा होगा पर एम्परसेंड सिंबल गायब होगा। ऐसे ही प्रिंटफ फंक्शन में भी सब ठीक लिखा होगा पर वेरिएबल के नेम के आगे एम्परसेंड सिंबल भी लगा के दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल के नेम के आगे एम्परसेंड सिंबल आएगा, पर प्रिंटफ फंक्शन में वेरिएबल के नेम के आगे एम्परसेंड सिंबल नहीं आएगा। और एक चीज़ आप और नोटिस कर पा रहे होंगे कि स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन दोनों में ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है और वेरिएबल नेम्स को डबल इन्वर्टेड कोमास के बाहर ही लिखना है। और डबल इन्वर्टेड कोमास के बाद एक कोमा ज़रूर लगाना है, नहीं तो एरर आता है। ठीक है, तो यूज़र से कोई भी वैल्यू स्कैन करवाने के लिए, कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अगर स्क्रीन पर हमें कुछ डिस्प्ले करवाना है, कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया है वो सब मैंने आपकी आसानी के लिए इस टेबल में पॉइंट्स में लिख दिया है, जिससे एग्ज़ाम में इनसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। साथ ही इन दोनों फंक्शंस के बारे में कुछ और भी एडिशनल पॉइंट्स हैं जो अभी कवर होना रह गया है, तो वो भी अभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के काम आता है और स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। इन सी प्रोग्रामिंग, printf is one of the main output function. It is a standard library function to send formatted output to the screen. printf एक आउटपुट फंक्शन है और scanf एक इनपुट फंक्शन है। printf और scanf दोनों ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। printf फंक्शन की हेल्प से हम स्क्रीन पर फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर्मेटेड, आपको याद है ना, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं, %f, %d, %c, जो कि किसी वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है। वह बताता है कि एक वेरिएबल किस टाइप का है। इन सी प्रोग्रामिंग, स्कैनफ इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। द स्कैनफ फंक्शन रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट सच एज कीबोर्ड्स। कीबोर्ड से जो भी हम इनपुट करते हैं वह स्कैनफ फंक्शन रीड करता है और फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है,
जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हमने स्कैनफ फंक्शन को बताया होता है उसमें। जैसे यहाँ पर नंबर वेरिएबल का हम एड्रेस दे रहे हैं स्कैनफ फंक्शन को, तो यूजर जो भी इनपुट करेगा स्कैनफ फंक्शन उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ऐसे ही यहाँ भी फॉर्मेटेड लिखा हुआ है, फॉर्मेटेड इनपुट। printf and scanf functions are contained in the stdio.h built-in header file in C. For us to be able to use these functions, it is necessary to use #include stdio.h at the beginning of the program. #include is a preprocessor directive. यह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि अगर हमें printf और scanf फंक्शन को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमें प्रोग्राम के टॉप पर यह लिखना होगा #include stdio.h, जैसे यहाँ लिखा है। #include प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है और stdio.h एक बिल्ट इन हेडर फाइल है C में। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म ऑफ printf एंड scanf फंक्शन इज, printf और scanf फंक्शन दोनों को ही लिखने का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगा, डबल कोटेशन के बाद कोमा आएगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होगा उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। ये भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ऐसे ही स्कैनफ में ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। डबल कोटेशन के अंदर जो भी होगा वो फॉर्मेट स्ट्रिंग है और डबल कोटेशन के जस्ट बाद कोमा लगना चाहिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे प्रिंटफ में बोले तो जितने भी वेरिएबल्स का वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वो सभी वेरिएबल्स का लिस्ट यहाँ कोमा के बाद आएगा। मतलब प्रिंटफ में हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का वैल्यू भी स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं 2 वेरिएबल्स और क्रिएट करती हूँ। एक मैं क्रिएट करती हूँ num2, यह एक इंटीजर वेरिएबल है, और एक और इंटीजर वेरिएबल ही मैं क्रिएट करती हूँ num3, और मैं यहीं पर इन्हें वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अभी लेट्स से इसको मैंने 3 वैल्यू असाइन कर दिया और num3 में मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दिया। अब printf फंक्शन से हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ लिख देती हूँ यू डिड नॉट एंटर, और अब मुझे यहाँ इसी के आगे ही num2 और num3 का वैल्यू भी प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। num2 और num3 ये दोनों भी इंटीजर वेरिएबल्स ही हैं, इसलिए हम %d ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे %d और एक और %d। ये वाला %d हो गया num2 के लिए और ये लास्ट वाला %d हो गया num3 के लिए। तो अब हम यहाँ नंबर के बाद लिखेंगे num2 कोमा लगाकर और num3, और लेट्स से मैं इसको थोड़ा छोटा करने के लिए कर देती हूँ didn't। अब ये पूरा स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है। तो अब आप बता सकते हो स्क्रीन पर क्या आउटपुट आएगा। इसके लिए तो हम नहीं बता सकते क्योंकि नंबर के लिए तो यूज़र एक वैल्यू इनपुट करेगा, पर num2 की जगह 3 प्रिंट होगा और num3 की जगह 5 प्रिंट होगा। रन करते हैं, रन कोड। सबसे पहले आया एंटर इन इंटीजर। लेट्स से मैंने एंटर किया 35, एंटर, और यहाँ आ गया यू डिडंट एंटर 35। यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट किया वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद num2 का वैल्यू प्रिंट हो गया, फिर num3 का वैल्यू प्रिंट हो गया। एक चीज़ और मैं करती हूँ, यहाँ पर ये जो स्पेस है ये मैं हटा देती हूँ। अब क्या होगा, फिर से रन करते हैं, रन कोड, एंटर 23, यू डिडंट एंटर 2335। अब ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि हमने 2335 एंटर नहीं किया। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि प्रिंटफ में जब भी हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे तो हम उनके बीच में कोमा ज़रूर लगाएंगे। क्लियर? तो आपको समझ आया, कोटेशन के अंदर जो भी है उसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, और कोटेशंस के बाद एक कोमा लगाना है। कोमा के बाद यह है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स के बीच में कोमा लगाना नहीं भूलना है। प्रिंटफ फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का वैल्यू स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवाएंगे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब स्कैनफ फंक्शन में हम देखते हैं कि यूज़र से हम एक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट कैसे करवा सकते हैं। तो num2 और num3 को डिक्लेयर करते समय जो इन्हें वैल्यूज़ असाइन किया था इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब इनमें भी हम यूज़र से ही वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो ये दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, तो डबल कोटेशन के अंदर स्पेस %d फिर %d। ये जो मैं स्पेस लगा रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, इससे एरर नहीं आएगा। मैं बस रीडेबिलिटी के लिए लगा रही हूँ। यूज़र सबसे पहले जो नंबर इनपुट करेगा वह नंबर वेरिएबल में स्टोर होगा,
सेकंड नंबर पर जो नंबर इनपुट करेगा वह हम num2 में स्टोर करवाएंगे, तो एम्परसेंड num2। थर्ड नंबर पर यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा वह हम num3 में स्टोर करवाएंगे, एम्परसेंड num3। यहाँ भी printf की तरह वेरिएबल्स के बाद कोमा लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसको रन करते हैं। एंटर इन इंटीजर, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। यहाँ एंटर इन इंटीजर की जगह मैं एंटर इंटीजर्स लिख देती हूँ। फिर से रन करते हैं, रन कोड। लेट्स से पहले मैंने एंटर किया 12, फिर स्पेस देना है। जब हमें सेकंड वैल्यू इनपुट करना हो तो हम स्पेस देंगे, फिर 35, फिर से स्पेस, और अब लेट्स से मैंने एंटर किया 100 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा आ गया यू डिडंट एंटर 12, 35, 100, और यहाँ डिडंट हटा देती हूँ, एंटर्ड, और यहाँ पर मैं स्पेस दे देती हूँ। अब रन कोड करते हैं। एंटर इंटीजर्स, तो लेट्स से मैं एंटर करती हूँ फर्स्ट इंटीजर 12, फिर स्पेस देंगे 45, फिर से स्पेस देंगे। उसके बाद लेट्स से मैंने एंटर किया 999, फिर एंटर प्रेस कर देंगे और यह आउटपुट आया यू एंटर्ड 12, 45 एंड 999, और इन तीनों नंबर्स के बीच में स्पेस आया है। ये स्पेस कहाँ से आया है? ये हमने अभी यहाँ पर जो स्पेस दिया है इसकी वजह से आया है। ठीक है, तो printf और scanf फंक्शन का जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ printf फंक्शन फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक %d, %f and %c, and it may also contain any other characters. These characters are printed as they are when printf is executed. printf फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी आ सकते हैं, और इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अलावा यू एंटर्ड यानी कोई और कैरेक्टर भी आ सकता है। पर स्कैनफ फंक्शन में डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। %f, %c यही सब आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इन केस ऑफ स्कैनफ फंक्शन format string can only contain format specifiers like %d, %f and %c. It cannot contain any other characters. scanf फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग में %d, %f, %c यही सब आ सकता है, इनके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, printf can not only print values of variables but it can also print the result of an expression. printf फंक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कोमा ऐड करती हूँ, इसके बाद मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया जैसे 2 + 3, तो 2 + 3 इसका वैल्यू क्या आया 5। 5 एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे %d। तो यहाँ पर हमें 2 + 3 का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर स्पेस देकर %d और लिख देंगे। अब रन कोड करते हैं। एंटर इंटीजर्स, लेट्स से मैंने एंटर कर दिया 3 इंटीजर, और यहाँ आप देख सकते हो यू एंटर्ड। उसके बाद जो इंटीजर्स हमने एंटर किए 3, वो 3 इंटीजर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। इसके बाद 5 प्रिंट हुआ है। 5 कैसे आया? 2 + 3 से आया। यहाँ पर मैं 2 + 3 और फिर से अब लिख देती हूँ प्लस में 9, और फिर लेट्स से माइनस में मैं 4 लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14 - 4 10। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 आया। तो अब स्क्रीन पर %d की जगह 10 प्रिंट होगा। रन करके देखते हैं। रन कोड, एंटर इंटीजर्स, 3 इंटीजर एंटर कर दिए 1, 2, 3, फिर एंटर, और यहाँ देख सकते हैं आप यू एंटर्ड 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद 10 प्रिंट हुआ है, जो कि हमारा लास्ट वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू है। तो printf फंक्शन सिर्फ वेरिएबल्स का वैल्यू ही स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर सकता है, इसके अलावा किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू भी वह स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता है। एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ वेरिएबल इन स्कैनफ। एम्परसेंड सिंबल एक ऑपरेटर है सी में, इसका नाम है एड्रेस ऑफ। स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल्स के आगे एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना मस्ट है। इट गिव्स द लोकेशन नंबर या फिर एड्रेस यूज्ड बाय द वेरिएबल इन मेमोरी। एम्परसेंड क्या करता है? जैसा कि इसका नाम है एड्रेस ऑफ और इसके आगे जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है वह, तो उसका एड्रेस। एम्परसेंड उस वेरिएबल का एड्रेस देता है स्कैनफ फंक्शन को।
ताकि स्कैनफ फंक्शन यूज़र द्वारा इनपुट किए गए नंबर को मेमोरी में जाकर उस वेरिएबल में स्टोर कर पाए, उस लोकेशन नंबर पर जाकर स्टोर कर पाए। एड्रेस को हम लोकेशन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी में जो भी मेमोरी सेल्स हैं उन सबका एक लोकेशन नंबर है, एक यूनिक लोकेशन नंबर है, जिसे हम उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल का एड्रेस बोलते हैं। When we say %a, we are telling scanf at which memory location should it store the value supplied by the user from the keyboard. %a मतलब ये क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a लिखकर हम scanf को बोल रहे हैं कि scanf जी यह लो a का एड्रेस, और यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको आप मेमोरी में इस एड्रेस पर स्टोर कर देना। If multiple values are supplied to scanf, then a blank, a tab or a new line must separate those values. जब हमें एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाना हो तो उस केस में हम उन वैल्यूज़ के बीच में ब्लैंक या फिर टैब या फिर एंटर ज़रूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में हमें 3 वैल्यूज़ एंटर करनी हैं, तो मैं इस कोड को रन करती हूँ और यहाँ पर एंटर इंटीजर्स करती हूँ। मुझे यहाँ पर 3 इंटीजर एंटर करने हैं, लेट्स से 67। अब सेकंड इंटीजर एंटर करते समय मुझे यहाँ पर स्पेस लगाना होगा, स्पेस 54। फिर जब थर्ड इंटीजर एंटर करना है तो फिर से स्पेस 77। अगर स्पेस नहीं लगाएंगे तो स्कैनफ इसको एक ही नंबर समझ लेगा। हमने तो 3 नंबर एंटर किए हैं पर वो एक ही नंबर समझ लेगा। कैसे? जैसे लेट्स सपोज मैं ऐसे ही चिपका कर एंटर कर देती हूँ 54 और 77, तो स्कैनफ इसको 6,75,477 समझेगा, न कि 3 अलग अलग नंबर। इसलिए स्पेस लगाना ज़रूरी है। जैसे अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो वो अब मुझसे सेकंड नंबर एंटर करने को बोल रहा है, पर मैंने तो पहले ही 3 नंबर एंटर कर दिए हैं, है ना। इसीलिए नंबर्स के बीच में स्पेस या फिर टैब या फिर एंटर लगाना ज़रूरी है। टैब कैसे लगा सकते हैं? आप अपने कीबोर्ड पर टैब बटन प्रेस कर सकते हो, फिर 67, फिर से टैब और 34। ऐसे ही अगर एंटर प्रेस करना है तो कैसे करेंगे? 24 फर्स्ट नंबर मैंने एंटर कर दिए, फर्स्ट इंटीजर मैंने एंटर कर लिया। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब मैं सेकंड इंटीजर एंटर करूंगी, लेट्स से 38। अब थर्ड इंटीजर एंटर करूंगी 56। अब फिर से एंटर प्रेस करूंगी और आउटपुट आ जाएगा यू एंटर्ड 24, 38, 56 और 10। ये हमारा प्रिंटएफ में लास्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बढ़िया से समझ आया होगा। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपके लिए 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ए नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और आपको उस नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। बहुत आसान है, पर मैंने यहाँ नंबर लिखा है, मतलब यूज़र डेसिमल वाले नंबर्स भी एंटर कर सकता है। तो अब आपको सोचना है कि आप कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करोगे। ऐसे ही सिमिलर सेकंड प्रॉब्लम है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ए कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र। इसमें यूज़र एक कैरेक्टर इनपुट करेगा और फिर सी प्रोग्राम उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। यहाँ तो हालांकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो आप प्रैक्टिस करो, ये दोनों प्रोग्राम लिखो और अपने सिस्टम पर रन करो। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो तो अपलोड करूँगी ही, पर आप पहले खुद से ट्राई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, इन्हीं लेक्चर्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।